नमस्कार दोस्तों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार का चुनाव बस कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। और इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि कैसे सीटों के बंटवारे से लेकर आज के समय में जो सर्वे हो रहे हैं उसके क्या अंदाजे लगाए जा रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, इसके बारे में उस वीडियो पे चर्चा भी की थी। जहां एक और चुनाव आयोग 4 और 5 तारीख को बिहार के दौरे पे आने वाला है। यहां पे सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा। साथ ही साथ ये आश्वस्त चुनाव आयोग हो जाएगा कि हाँ, अब कंडीशन ठीक है, चुनाव हो सकते हैं। चूँकि बिहार की सरकार जो पिछले बार गठित हुई थी वो लगभग 17 नवंबर तक का कार्यकाल उनका है, तो कमोबेश उसके पहले चुनाव होना, रिजल्ट घोषित होना और सरकार गठित होने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होना जरूरी है। जैसा कि दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है और बीच में दीपावली और खास करके छठ पूजा बिहार यूपी में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो इस सीज़न को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों की घोषणा तो यहाँ से चुनाव आयोग जाने के बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे 2020 में समय मिला था, क्योंकि उस समय कोविड का कार्यकाल और आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो बिहार का चुनाव 3 चरणों में हुआ था। लेकिन इस बार अंदाज ये लगाया जा रहा है कि जो बिहार के चुनाव होंगे वो 2 चरण में पूरे कर लिए जाए। और 2 चरण में मान के चलिए कि आप अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक का एक चरण होगा और एक 7-8 तारीख तक, 10 तारीख के अंदर दोनों चरण पूरे हो जाएंगे। 13-14 तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह का दौरा था 27 तारीख को, 28 तारीख को, और आपने देखा बड़ी लंबी गहन मंथन हुई। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और अमित शाह के आने के बाद इसकी कमोबेश घोषणा हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा विलंब क्यों हुआ, आज उसके बारे में भी बात कर लेते। 2024 लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शाहाबाद क्षेत्र में जबरदस्त झटका लगा था। जो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव लड़ते रहे, इससे पहले भी जीते हैं, लेकिन पिछले बार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से वो सीट हार गए। और पवन सिंह के हारने का इम्पैक्ट या निर्दलीय चुनाव लड़ने का इम्पैक्ट सिर्फ काराकाट ही नहीं, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, ये जितने भी क्षेत्र थे उधर, ये सभी जगह पर इम्पैक्ट हुआ था। और आपने देखा कि किस प्रकार आरजेडी ने कुशवाहा समाज को प्रमोट करने की कोशिश की। एक बात तो तय, महागठबंधन खास करके राजद जिस प्रकार से MY समीकरण को लेकर चलती है या अपना 30-32% वोट मानकर चलती है, तो उस आधार पर तो सरकार बनना पॉसिबल नहीं। उसको कहीं ना कहीं एनडीए के जो रेगुलर वोटर हैं उसमें किसी ना किसी का वोट उनको चाहिए। और इसीलिए पिछले बार कुशवाहा समाज का अच्छा खासा वोट आरजेडी को मिला था। उनके विधायक भी जीत करके आए, MP भी जीत करके आए। लेकिन जो अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को ठीक करने की कोशिश की। और आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे चुनाव के पहले एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान
एनडीए रख करके पहले इस चीज़ को दूर करना चाहते हैं। एक तो नीतीश कुमार के वो फैसले जो ऑलरेडी मास्टर स्ट्रोक बने, जिस प्रकार की घोषणाएं हो रही है, जिस प्रकार से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो जबरदस्त प्रभाव जनता के बीच में देगा। और दूसरी ओर जब आपके पास मुद्दे जो आप उठाना चाहते थे, अगर वो मुद्दा ही छीन जाए तो फिर आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या करें। तो मैं बात कर रहा था शाहाबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से कुशवाहा और राजपूत समाज के डिफ्रेंसिएशन के चलते आरजेडी को फायदा हुआ था, अमित शाह ने तुरंत पवन सिंह को बुलाया और उनसे बातचीत करके वापस से भाजपा की ओर लेकर आए। और यहां तक ही नहीं, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई। साथ ही साथ एक फोटो जो वायरल हुआ वो हुआ उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लेते हुए पवन सिंह दिखाई। ये फोटो, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है दोस्तों, इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही इन जातियों के ध्रुवीकरण के चलते इसका फायदा आरजेडी को मिला था लोकसभा के चुनाव। उसको दुरुस्त करने की पूरी तैयारी अमित शाह ने की, और तैयारी ही नहीं, उसको बढ़िया तरीके से दुरुस्त भी किया गया। आपने देखा किस प्रकार से चिराग पासवान लगातार शाहाबाद क्षेत्र में एक्टिव नजर आए। और एक बात जो चिराग पासवान की बेहतर है, वो हमेशा टफ चैलेंज लेने के लिए जाने जाते हैं। तो जो भी टफ सीटें हैं, जो सीटें एक दूसरे में एक्सचेंज होनी है, इन सभी बातों को लेकर मंथन हो गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, उनके अंदर क्या कुछ होगा ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए अपने इंटरनल इश्यूज को बाहर न लाते हुए अपने आप उसको क्लेरिफाई कर रहा है, ये बिहार के चुनाव को एक तरह से एनडीए को और मजबूती प्रदान करता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो सभी में एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब इसमें दो मसले चल रहे हैं। एक ये कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अगर नाम लिया जाता है तो उसमें तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा पॉपुलर होकर के उभर है। 36% के आसपास, अभी 33 या 36% के आसपास उनका वोट परसेंट दिखाता है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर तेजी से उभरे हैं, उनका भी दिखाता है 23% का लगभग आंकड़ा, उनको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। वहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो 18% से घट करके 15-16 के आसपास में। तो लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि भाई नीतीश कुमार तो सबसे नीचे जा रहे हैं, वो कैसे मुख्यमंत्री बने। भले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी डाउन हुई, लेकिन जब सरकार के कामकाज की बात आई तो वहीं 61 से 65% लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, सरकार का काम बढ़िया है। इस कंडीशन में नीतीश कुमार भले ही 20 साल के कार्यकाल के दौरान अगर इतने पॉपुलर हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि नए चेहरे जो अभी उभर करके सामने हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो या अन्य जो भी लोग हैं, उनकी भी अगर पॉपुलैरिटी उसमें आती है तो सब 10%, 11% से नीचे आते हैं। और जो नीतीश कुमार 20 साल शासन करने के बाद भी अगर 15-16% पे हैं तो ये उनका अचीवमेंट ही माना जाएगा। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब एक बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की, जो टाइम्स नाउ जेबीसी का है।
उसके हिसाब से भी जो बातें मैंने आपको बताई कि मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन सरकार के कामकाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 60 से एबव। दूसरी बात, वोट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो एनडीए को अभी भी करीब करीब 48% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 130 से लेकर के 150 सीटें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं महागठबंधन को 70 से 103 सीटें मैक्सिमम मिलती हुई दिखाई दे रही। प्रशांत किशोर को 4 से 5 और एआईएम को भी 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वे की रिपोर्ट आ रहा है उनका तो मानना यही है। लेकिन पवन सिंह के आने से जिस क्षेत्र में शाहाबाद की बात में कर रहा हूं, भाजपा और एनडीए को नुकसान हुआ था, वो आप देखेंगे कि इस चुनाव में उस क्षेत्र में स्टार प्रचारक के तौर पर घूमते हुए भी नजर आएंगे और कई सारी सीटों का समीकरण जो बिगड़ा था वो ऑटोमेटिकली एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक के परिप्रेक्ष्य के अनुसार निश्चित तौर पर एनडीए को एज है, सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अब चुनाव की अधिसूचना होने के बाद आचार संहिता लगता है, उस दरमियान जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगा तो कौन कहां तक पहुंचता है, ये बातें भी देखनी आवश्यक होगी। प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं, अभी जिस प्रकार वो आरोप लगा रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी करने से बातें लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे कि प्रशांत किशोर किस भूमिका में यहाँ नजर आएंगे, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो वोट परसेंटेज उनको दिए जा रहे हैं वो सीटों में कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो खबर यही थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।